ये इलेक्ट्रिक में सबसे सस्ता मॉडल यही है। तो कितनी रेंज दे देती है फुल चार्ज पर आपको एक्चुअल कंडीशन में? तो उनका भी यही कहना था कि स्टार्टिंग में जो ये जो रेंज थी वो मेरे से ज्यादा नहीं निकल पाती थी। तो मैक्सिमम आप मतलब जो स्पीड रखते हैं वो कितनी रखते हैं सिटी में या हाईवे पर? स्लो चार्जिंग ही रिकमेंडेड होती है इसमें। ओके कितना टाइम आपको 0 to 100 करने में इसको लग जाता है? और वैसे भी इसमें एडिशनल फीचर्स भी हैं। तो क्या हम इसमें बाहर से कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट लगवा सकते हैं? वारंटी तो कोई वॉइड नहीं। मीटर का लोड क्या आपको इसके अकॉर्डिंग इंक्रीज करना पड़ा या कितना चल रहा है अभी आप? एक चीज और इसमें देखना है, जैसे कि किसी घर में अर्थिंग का सिस्टम नहीं होता, अर्थिंग वायर नहीं डला हुआ होता, तो क्या वहां पे चार्ज हो सकती है? क्या मतलब आपको सब्सिडी इस व्हीकल पर मिली गवर्नमेंट की तरफ से? जैसे रोड टैक्सेस हैं, सब्सिडीज हैं, वो सब मिल पाई आपको? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप ही के YouTube चैनल पर। दोस्तों आज फिर मैं एक व्हीकल लेकर के आ गया हूं, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल। जी हाँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे और ईमेल्स कर रहे थे काफ़ी लोग कि भाई हम इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना चाहते हैं, तो क्या क्या पॉलिसीज़ इसकी हैं, सब्सिडी कितनी मिलेगी, आएगी भी या नहीं आएगी, और सबसे ज़्यादा जो बिकने वाली कार्स है यानी कि टाटा मोटर्स इस समय पर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल को बेच रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर बेच रहा है। और दूसरी बात, सबसे बड़ा रीज़न है कि गवर्नमेंट ने भी जो फेम 2 की सब्सिडी थी वो 10,000 करोड़ रुपीज़ थी, यानी कि 10,000 करोड़ रुपए थे, जिसको बढ़ा करके 11,500 करोड़ रुपए करना पड़ा, क्योंकि गवर्नमेंट जो है बहुत तेजी से बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पर इसको प्रमोट कर रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल को खरीदने के लिए। यही कारण है कि पिछले 1 साल 1.5 साल के ड्यूरेशन में काफ़ी ज़्यादा ईवी सेल हुई हैं। तो चलिए हम मिलाते हैं आपको टाटा टियागो के ऑनर से, जिनका नाम है गिरीश जी। तो गिरीश जी कैसे हैं सर आप? बढ़िया सर, आप बताइए। बस मैं बढ़िया हूँ सर। तो सर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बस मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मेरे व्यूवर्स की तरफ से भी पूछे गए हैं और कुछ मेरे ही मन में डाउट हैं, क्योंकि मेरे यहाँ पर मेरे चैनल पर सीएनजी कार और इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड जो डाउट होते हैं या जो क्वेरीज होती हैं उसको सॉल्व किया जाता है मेरी तरफ से। जो भी कमेंट्स करते हैं उनके जो डाउट होते हैं वो जेन्युइन तरीके से हमारे चैनल पर इसको किया जाता है। तो गिरीश जी, मेरा ये सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा कि जो कि बहुत लोगों के मन में होता है कि भाई एक प्राइस रेंज को देखा जाए इलेक्ट्रिक व्हीकल के, तो सबसे पहले आपने ईवी को क्यों चुना? मतलब क्यों इलेक्ट्रिक व्हीकल ही लिया? देखिए, इलेक्ट्रिक में सबसे सस्ता मॉडल यही है। मतलब देखा जाए तो मैंने जो लिया है वो सबसे पहला मॉडल लिया है इलेक्ट्रिक। अच्छा, आपने बेस वेरिएंट लिया हुआ है? बेस वेरिएंट नहीं, इसमें होता है बैटरी पैक का सिस्टम। ओके। वेरिएंट तो थोड़ा सा 1+ है, पर इसका जो बैटरी पैक है वो मिनिमम वाला है। अच्छा, बैटरी पैक आते हैं इसमें 19 और 25 वाला। ओके, तो मैंने 19 वाला लिया है। अच्छा, आपने 19 किलोवाट का बैटरी पैक वाला लिया है इसमें। तो इसमें जैसे 19 किलोवाट का है तो ये पक्का है कि भाई जो बड़े बैटरी पैक से इसकी रेंज थोड़ी कम होगी? थोड़ी सी कम होगी। तो कंपनी इसका कितना क्लेम करती है? कंपनी इसका क्लेम करती है 220 से 230 किलोमीटर। अच्छा, फुल बैटरी फुल चार्ज पर। तो कितनी रेंज दे देती है फुल चार्ज पर आपको एक्चुअल कंडीशन में? इसमें रियल टाइम रेंज आ गई है 160 तक आ गई है। 160 तक आ गई है। तो ये 160 तक जैसे आपने बताया आ गई है, मतलब इंक्रीज कैसे करी है आपने? मतलब आपने इंक्रीज करी है, गाड़ी की अपने आप इंक्रीज हुई, कैसे? नहीं, इसमें क्या है, थोड़ी ड्राइविंग हैबिट्स होती हैं आपकी। ओके ओके। ये बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है, जैसे एसी वगैरह चलाना, हाई स्पीड चलाना, बार बार ब्रेकिंग करना। एक इसमें रीजनरेशन का फैक्टर होता है कि एनर्जी रीजनरेट होती है, तो उसको आप कितना यूटिलाइज करते हैं। ओके। तो ये सब चीजों को फैक्टर्स को यूज करते हुए आप थोड़ी थोड़ी अपनी एवरेज बढ़ा सकते हैं। बहुत ज्यादा नहीं, ड्रास्टिक नहीं बन सकता, पर फिर भी अच्छा आ जाता है डिफरेंस। दोस्तों मैं ये चीज पहले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, जब मैंने टिगोर का रिव्यू लिया था, तो उनका भी यही कहना था कि स्टार्टिंग में जो ये जो रेंज थी वो मेरे से ज्यादा नहीं निकल पाती थी, पर धीरे धीरे जैसे जैसे मैंने इनका ड्राइविंग पैटर्न समझा, गाड़ी का ड्राइविंग हैबिट को चेंज किया, तब गाड़ी में इम्प्रूवमेंट आया, यानी कि रेंज में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो गया था। तो ये इम्प्रूवमेंट कैसे आता है? वही कि जैसे आप अपनी पेट्रोल डीजल की गाड़ी चलाते हैं वैसे नहीं चलाना है इसको। इसका जो ड्राइविंग पैटर्न है थोड़ा सा अलग है, ब्रेकिंग का भी काफी डिफरेंट इसका जो पैटर्न है वो बिल्कुल अलग है। आप बार बार ब्रेक मार के फुल एक्सेलरेट करेंगे तो ऐसे में आपको ज्यादा रेंज नहीं मिल पाएगी। तो वही सर ने भी बताया कि जैसे जैसे हैबिट को समझा इस व्हीकल की, वैसे वैसे इसकी रेंज इंक्रीज हो गई। तो ऑन एन एवरेज आज तक की ड्राइविंग का मैंने 160 कैलकुलेट किया है। तो मैक्सिमम आप मतलब जो स्पीड रखते हैं वो कितनी रखते हैं सिटी में या हाईवे पर?
सिटी पे वैसे आप 50-55 के बीच में रखिए स्पीड, ओके ओके। ज्यादा नहीं। तो अगर आपको ठीक से रोड मिल जाती है तो हाईवे पे भी आप 65 से ऊपर ही रखिए, या 65 और 70 के बीच में। तो अच्छा, ऐप में चार्जिंग स्टेशंस की सारी इन्फॉर्मेशन रहती है? अलग अलग तरह की ऐप्स आ गई हैं। ओके। कुछ चार्जिंग स्टेशंस को डेडिकेटेड भी होती है, टाटा मोटर्स की अपनी भी है। अच्छा। और बहुत सारे इसमें प्लेयर्स आ गए हैं, जो स्टैटिक है, और बहुत सारे प्लेयर्स आ गए हैं। तो सब ने अपने अपने ऐप्स बना रखे हैं। ओके ओके। तो बकायदा आपको पूरे रूट में आपके अपने मैप में दिख जाता है कि कौन कौन से चार्जर अवेलेबल है, कौन कौन से। ओके ओके। तो आपने मतलब ज्यादातर घर पे ही चार्ज करते हैं इसको, या फिर डीसी फास्ट चार्जर से रोड साइड जो होते हैं जैसे कि टाटा के? ज्यादातर मैंने घर से ही चार्ज किया है इसको। अच्छा। स्लो चार्जिंग ही रिकमेंडेड होती है इसमें। ओके। फास्ट चार्जिंग रिकमेंडेड नहीं होती है हमें ज्यादातर, मतलब आप 10 में से 8 बार अपना स्लो चार्जिंग तो कंपनी ने ऐसा आपसे बोला है? हाँ। टाटा मोटर्स ने कि मतलब स्लो चार्जिंग ही करिए? इसकी मैनुअल में लिखा हुआ है ओके ओके कि आप ज्यादातर स्लो चार्जिंग ही कीजिए, बैटरी आराम से चार्ज होनी चाहिए। फास्ट चार्जर में रैपिडली चार्ज होती है, 1 घंटे में, 1.5 घंटे में, 2 घंटे में आपकी फुल बैटरी चार्ज होती है, डिपेंडिंग अपॉन कितनी ड्रेन्ड है पहले से बैटरी, है ना। पर फास्ट चार्जर इस तरह से रिकमेंडेड नहीं है बैटरी लाइफ के हिसाब से। तो ये भी मैं दोस्तों बताना चाहूंगा कि बहुत लोग कहते हैं ना फास्ट चार्जर से गाड़ी को चार्ज करो, तो मैं एक चीज आपको कहना चाहूंगा, जो भी बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस है, अगर आप उसको फास्ट चार्ज करते हो तो ये बिल्कुल फैक्ट है कि जो गाड़ी की जो बैटरी लाइफ होती है, जो भी बैटरी होगी जो कि फास्ट चार्जर से चार्ज होगी, वो जो लाइफ होगी, उसकी लाइफ स्पैन वो डिग्रेड होगा तेजी से। तो इसलिए टाटा मोटर्स या कोई भी गाड़ी है फास्ट चार्जर की फैसिलिटी तो अवेलेबल कराती हैं अपने व्हीकल्स में, बट रिकमेंड यही करती हैं कि आप उसको स्लो चार्जर यानी कि नॉर्मल होम सॉकेट से ही चार्ज करें। गिरीश जी, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरा रहेगा कि कितना टाइम ले लेती है ये? जैसे 19 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है, 160 किलोमीटर के लगभग आपको फुल चार्ज पे रेंज मिलता है, तो कितना टाइम आपको 0 to 100 करने में इसको लग जाता है? कभी 0 तो शायद आपने नहीं करी होगी। 0 to 100 का जो टाइमिंग है यूजुअली 6 to 7 आवर्स है। ओके, तो आपने कभी 0 से नहीं किया है, पर फिर भी 10% 15% तक से चार्ज किया है, तो लग गए हैं 5 आवर्स 6 आवर्स लग घर से चार्ज करने पे। और वैसे भी इसमें एडिशनल फीचर्स भी हैं। ओके। ये शायद दूसरी कारों का नहीं पता, पर इलेक्ट्रिक का मुझे अपनी गाड़ी का पता है, टाटा का, कि 10% से नीचे होने पर ये भी अब पावर सेविंग मोड में अपने आप चली जाती है। ओके। तो पावर सेविंग मोड्स में गाड़ी की जो स्पीड है वो भी उसमें भी रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं? कम हो जाती है, वो 45 से ऊपर नहीं जाती है। अच्छा अच्छा। आपकी एसी बंद हो जाएगा, दूसरी चीजें जो एडिशनल चाहिए होती है ना, वो सब बंद हो जाएंगी, ताकि आप ज्यादा रेंज कवर करके नियरेस्ट चार्जिंग स्टेशन तक पहुंच सके। एक और मैं इंपॉर्टेंट चीज पूछूंगा कि जैसे कि हम पेट्रोल व्हीकल में हम बाहर से एक्सेसरीज लगवा लेते हैं, हमने लाइटिंग लगवा ली, फॉग लैंप एक्स्ट्रा लगवा लिए, तो क्या हम इसमें बाहर से कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट लगवा सकते हैं? वारंटी तो कोई वॉइड नहीं, टाटा सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि इलेक्ट्रिकल कोई भी चीज लगेगी तो अंदर की सर्किट्स खुलेंगे, तो वो अगर उनको इतने एक्सपर्ट्स नहीं होते पहली बात। अगर आपको जो भी एक्सेसरीज लगानी है, यूजुअली टाटा खुद ही रिकमेंड करता है कि हमारे उससे कराओ। ओके। बाकी बाहर वालों को पता नहीं है, नॉलेज भी नहीं है अंदर कौन सा सर्किट है, कौन सी वायर उन्होंने अनप्लग कर दी जो जरूरी थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो रिकमेंडेड। पिछले जो ईवी ऑनर है उन्होंने यही गाइड किया कि आपको टाटा मोटर बिल्कुल क्लेम नहीं देगा, इंश्योरेंस कंपनी भी क्लेम नहीं देगी, अगर आपने कोई छोटी सी भी एलईडी लाइट जिसमें कि पावर इन्वॉल्व हो, करंट इन्वॉल्व हो, अगर ऐसी कोई एक्सेसरीज आपने लगवाई तो वारंटी वॉइड हो जाएगी आपकी बैटरी की, पूरी गाड़ी की। और जो अगला इंपॉर्टेंट मेरी तरफ से जो एक सवाल आता है वो ये है कि मतलब मीटर का लोड क्या आपको इसके अकॉर्डिंग इंक्रीज करना पड़ा या कितना चल रहा है अभी आपका? नहीं, प्रेजेंट जो मीटर का लोड अलोकेटेड है उस पे चल जाए, उस पे हो जाता है। तो आपका करंट जो मीटर का लोड है वो कितना है अभी? 3 किलोवाट तक। 3 किलोवाट का है। हाँ, तो 3 किलोवाट तो मेरे ख्याल से सफिशिएंट है 19 किलोवाट की बैटरी को चार्ज करने के लिए। एक चीज और इसमें देखना है, जैसे कि किसी घर में अर्थिंग का सिस्टम नहीं होता, अर्थिंग वायर नहीं डला हुआ होता, तो क्या वहां पे चार्ज हो सकती है कि नहीं होगी? इसका चार्जर में फीचर है कि बिना अर्थिंग के नहीं होगा चार्ज। सेफ्टी फीचर भी है और सही भी है कि आप चार्जिंग बिना अर्थिंग के सॉकेट से मत कीजिए। ओके ओके। तो क्या मैं इसका चार्जर एक बार देख सकता हूँ कि किस तरीके का, ज्यादा भारी है या कैसा है? मैं दिखा देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, चार्जर तो वैसे बहुत पोर्टेबल दिया इन्होंने। ये एक पोर्टेबल चार्जर है। इससे बड़ा तो मेरा
स्कूटी जो टू व्हीलर है टीवीएस iQube का, वो ज्यादा भारी और वो बड़ा चार्जर है, तो काफी पोर्टेबल चार्जर इसका पूरा एक बैग आता है तो बहुत और कॉम्पैक्ट हो जाता है, बिल्कुल लैपटॉप बैग के जैसे हो अच्छा जाता अच्छा अच्छा। है। तो ये बिल्कुल कॉम्पैक्ट हो जाता है। बहुत हल्का गाइस, ये चार्जर इतना हल्का है कि मतलब आप वैसे भी कैरी कर सकते हैं इसको, बहुत ज्यादा भारी नहीं है, बहुत हल्का चार्जर है, बहुत पोर्टेबल चार्जर दिया है टाटा मोटर्स ने। यहाँ पर कुछ आप देख सकते हैं, थोड़ा सा कैमरा पास ले आइए, यहाँ पे देखेंगे कि ये इनके फंक्शंस दिए हुए हैं कि यहाँ पर अगर ब्लिंक कर रही है लाइट तो क्या फॉल्ट हो सकता है। डोमेस्टिक सप्लाई अर्थ फॉल्ट है, सप्लाई वोल्टेज एरर है, डोमेस्टिक प्लग ओवर टेम्परेचर एरर है, जैसे कि अगर यहाँ पर कुछ लाइट ब्लिंक होती है 2 नंबर पे, 3 पे चार्जिंग कंट्रोल बॉक्स का फॉल्ट है, अगर यहाँ पर लाइट ब्लिंक हो रही है, तो ये सभी चीजें फॉल्ट हो सकते हैं। मेजर जो फॉल्ट हो सकते हैं नॉर्मली घर में चार्ज करते समय, उसके पूरे इंडिकेशंस यहाँ पर दिए हुए हैं। इसके साथ मैं बता दूं, ये 16 एम्पेयर का सॉकेट है, जिसमें जैसे कि आप एसी चलाते हैं, फ्रिज चलाते हैं, फ्रिज का तो नहीं होता है इतना बड़ा, बट एसी और हीटर वगैरह आप चलाएंगे तो आपको 16 एम्पेयर का ही ये सॉकेट मिलेगा। तो आप ये चीज ध्यान रखिए कि आपके घर में 16 एम्पेयर यानी कि पावर प्लग जरूरी है इसको चार्ज करने के लिए। तो गाइज, अब मैं 1-2 क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जो मेरे व्यूवर्स ने मेल करके मुझे पूछे थे इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में, तो वो मैंने लिखे हुए हैं, उसको भी देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा है अनिल कुमार जी ने, जो उन्होंने मेरे को मेल करके ये पूछा था कि जो रेंज है, जैसे कि आपने बताया 160 के आसपास है, अगर आप फुली लोडेड कंडीशन में व्हीकल को चलाते हैं, जैसे कि 5 लोग बैठे हैं, तो ऐसे में क्या रेंज में कितना फर्क आ जाता है? मतलब बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली ड्रेन होती है बैटरी, या वही 5-7 किलोमीटर का फर्क आएगा? 5-7 किलोमीटर का पड़ेगा, ज्यादा का ड्रास्टिकली नहीं होगा। अच्छा। क्योंकि डिजाइन ही उस तरह से किया गया है। 5 सीटर गाड़ी है तो 5 लोगों का अलाउ होगा ना। बाकी ये है कि हाँ, ऑब्वियसली वेट बढ़ेगा तो बैटरी पे प्रेशर पड़ेगा, स्पीड वगैरह इन सब पे फर्क, तो थोड़ा सा आपको रेंज में थोड़ा सा डिफरेंस 5-7-10 किलोमीटर तक का देखने को मिल सकता है। तो ये है दोस्तों कि अगर आप फुल्ली लोडेड कंडीशन में व्हीकल को चलाएंगे तो 5-7 किलोमीटर का रेंज जो है वो ड्रेन होगा। ये किसी भी व्हीकल यानी किसी भी ईवी पे लागू होता है, क्योंकि लोड बढ़ जाता है व्हीकल पे। इलेक्ट्रिक व्हीकल पे लोड बढ़ेगा तो ज्यादा बैटरी कंज्यूम होती है। अगला हम एक जो क्वेश्चन पूछा है, ये सुरेश कुमार मेनन है, इन्होंने ये पूछा है कि क्या मतलब आपको सब्सिडी इस व्हीकल पर मिली गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे रोड टैक्सेस हैं, सब्सिडीज हैं, वो सब मिल पाई आपको कि नहीं मिली? नहीं, मुझे इस पे सब्सिडी नहीं मिली, बट मुझे रजिस्ट्रेशन चार्जेस में डिस्काउंट मिला 100%। ओके। बाकी सब्सिडी नहीं मिली मेरे को। ओके, तो रोड टैक्सेस भी आपके वेव ऑफ हुए होंगे? वेव ऑफ हो गए थे। ओके, तो रोड टैक्सेस और रजिस्ट्रेशन चार्जेस आपको फ्री हो गए, पर सब्सिडी नहीं मिली। मतलब आपने बात करी थी इसके बारे में या? हाँ, मैंने उनसे पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि कोई रूल है इनिशियल 1.5 लाख व्हीकल्स के लिए, ये पर ईयर होता है। अच्छा। तो मेरे ईयर वाले में शायद खत्म हो चुका था। ओके, तो इसलिए तो वो नेक्स्ट ईयर अलॉट होता है और फंड्स, मतलब वो 1.5 लाख व्हीकल्स के लिए गवर्नमेंट अलॉट करती। ओके, जो बैटरी पैक होता है उसके ऊपर ही सब्सिडी दी जाती है। जैसे पहले 10,000 रुपीज पर किलोवाट था, अब इसको घटा करके 5,000 रुपीज पर किलोवाट समथिंग कर दिया, पर किलोवाट। और मैक्सिमम जो 4 व्हीलर्स होते हैं उसमें मैक्सिमम कैपिंग करी हुई 1 से 1.5 लाख रुपए की शायद। बाकी इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर हैं उसमें 5 किलोवाट और तक का बैटरी पैक आप लगा सकते हैं, उसमें उससे ऊपर आप लगाएंगे तो उसके जो सब्सिडी है वो 5 किलोवाट तक की बैटरी कैपेसिटी को ही मिलेगी। अब इसमें एडवांटेजेस हैं कि आपकी रीसेल वैल्यू सही रहेगी इसकी, जो मैंने सोचा है। अच्छा। पेट्रोल गाड़ी की तो नहीं होती इतनी ज्यादा रीसेल वैल्यू, अगर आज से 10 साल बाद भी मैं भेजूंगा तो इसकी रीसेल वैल्यू मुझे बेटर मिलने के चांसेस हैं। अब उस टाइम क्या कंडीशंस होती हैं, बहुत सारे कंपटीटर्स हैं मार्केट में या कुछ, पर पेट्रोल से फिर भी ज्यादा ही रहेगी। अच्छा, पेट्रोल तो मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे 10 साल बाद आप बेचेंगे तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में डाउट रहता है कि भाई बैटरी तो उस समय पे खराब हो चुकी है 10 साल के ड्यूरेशन में, फिर कैसे ज्यादा इसका जो प्राइस है, कैसे रीसेल वैल्यू कैसे ज्यादा मिलेगी? तो ये क्वेश्चन सबके दिमाग में रहता है। हाँ, इसका बहुत बढ़िया आंसर ये है कि आपके पास मोबाइल है, आप 2 साल यूज करते हैं, बैटरी खराब होती है, करेक्ट, तो चेंज हो जाती है ना। और पिछली बार की बैटरी से इस बार की बैटरी या इस बार के नए मॉडल्स में बैटरी और पतली होती है। अब नया फोन लेंगे तो इतनी सी पतली बैटरी होती है, पुराने फोनों में बड़ी अच्छी मोटी बैटरी। इसी तरह टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आएगा ना, तो आपको बैटरी पैक उतनी साइज में अच्छा मिलेगा, अच्छा भी होगा और सस्ता भी होगा आने वाले टाइम में। अभी तो आप शायद 1-2 लाख रुपए लगा के, अभी 19 किलोवाट है, ये मेरी एक्सपेक्टेशन हो सकता है मैं 25 किलोवाट या 30 किलोवाट का
बढ़िया बैटरी पैक, जब इसका ड्रेन हो जाए, खत्म हो जाए, बैटरी तो खत्म होनी है, जैसे मोबाइल की होती है, किसी की भी होनी है। लाइफ स्पैन एक निर्धारित रहता है, चार्जिंग साइकिल कितने लेगी? 8 से 10 साल जो उन्होंने मेंशन कर रखा है। ठीक है, उसके बाद अगर मेरे को रिप्लेस करानी है तो मैं 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके रिप्लेस करके गाड़ी बेच दूंगा ना। बात तो वही है, यहाँ चलाऊंगा ही। पर ये 2 लाख का अपना अंदाजा ही तो है कि 2 लाख रुपए में ये बैटरी आगे आने वाले समय में, मतलब रेट कम होगे तो 1-1.5 लाख 2 लाख तक आपको ये बैटरी पैक मिल जाएगा। अंदाजा इसलिए है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स और इन चीजों के रेट आप खुद ही डिसाइड कीजिए, आज तक मतलब उसी रेंज में है। कलर टीवी आज से 10-15 साल पहले भी आपको 15-20 हजार रुपए में मिल जाती थी, आज भी उतनी में मिलती। उल्टा एलईडी पैनल बड़े होते जा रहे हैं, 20 हजार रुपए में भी अच्छे एलईडी पैनल तक मिल जा रहे हैं। अब टेक्नोलॉजी जैसे जैसे एडवांस हुई, अब टेक्नोलॉजी तो बड़ा हो गया, भी हो जाएगा और आपको अच्छा भी मिलेगा। तो रेट में इतना डिफरेंस मुझे नहीं एक्सपेक्टेड है, और कंपटीटर्स वैसे ही इसमें बहुत ज्यादा उतर रहे हैं, तो वो रेट वैसे ही बढ़ने नहीं देंगे। तो क्या लगता है आपको कि आप इसको रखेंगे, 10 साल तक चलाएंगे या फिर? ये मैंने लॉन्ग टर्म के लिए ही ली है। देखिए एनवायरमेंट फ्रेंडली है, एक थोड़ा सा फीलिंग ये भी रहती है कि यार हम पॉल्यूशन नहीं कर रहे। बिल्कुल बिल्कुल। और एसी चला के गाड़ी में कहीं सी ट्रैफिक में खड़े हैं तो एक फीलिंग रहती है कि यार धुआं उड़ रहा है, हम तो ठंडे में बैठे हैं पर बाहर पॉल्यूशन खराब हो। बहुत ज्यादा सही बात तो है। वो फीलिंग के साथ ही लिया है कि जब नेचर को ज्यादा दिक्कत नहीं दे रही है तो मैंने लंबे समय के लिए ली है, 10-15 साल तक चलाने के लिए। ओके, तो आपका उसके अलावा कोई नई बहुत ही नई ड्रास्टिक टेक्नोलॉजी आ जाए, कोई कुछ पानी से चलने वाली चीज ही आ जाए। नहीं, इनफैक्ट नितिन गडकरी जी ने तो एक बताई थी, टोयोटा की मिराई कार है जो कि हाइड्रोजन से चलती है। वो पानी मतलब उसके टैंक में ही भरना पड़ता है और हाइड्रोजन गैस का उसी से वो 400-500 किलोमीटर का रेंज देती है। हो सकता तो टेक्नोलॉजी तो बहुत डेवलप हो रही आ गया। हाँ, ये भी हो सकता है, ये चैलेंज भी आ सकता है, पर फिर भी ठीक है, इतनी जल्दी एब्सोल्यूट नहीं होगी कि 10 साल 12 साल तो चली जाएगी, उतने मेरी कॉस्ट निकल आएगी। तो फाइनली गिरीश जी, एक लास्ट सवाल आपसे रहेगा ये कि क्या आप इस व्हीकल को किसी को रिकमेंड करना चाहेंगे, या कुछ कमी आप में इसमें गाड़ी में आपको लगती है कि जिसकी वजह से आप रिकमेंड नहीं करेंगे? कुछ कमी भी बताइए, और रिकमेंड करेंगे या नहीं, ये बस मेरा आखिरी सवाल रहेगा। रिकमेंडेशन विथ रिस्पेक्ट टू पेट्रोल कार तो हमेशा रहेगी। ओके। क्योंकि मतलब पेट्रोल में आपको पोल्यूशन का भी दिक्कत रहता है, उसके अलावा पेट्रोल प्राइस आपके कंट्रोल में नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। पेट्रोल प्राइस आज 110 है, कल 125 भी हो जाए तो आपके कंट्रोल में नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज इतनी ड्रास्टिकली बिना पब्लिक की कन्वीनियंस को देखे नहीं बढ़ाया जाता। बिल्कुल। यूनिट्स आधे 50 पैसे 1 रुपया इस तरह से बढ़ाए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना, आप ड्रास्टिक चेंज नहीं आ जाएगा, जैसे पेट्रोल में ड्रास्टिक चेंज आ जाता है, सीधा 15 रुपए 20 रुपए बढ़ा दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक तो ये है, तो इन सब चीजों को देखते हुए रिकमेंडेशन तो रहेगी पेट्रोल। इसकी जो डिसएडवांटेजेस हैं एज ऑफ नाउ तो मुझे कुछ नहीं दिखी, 6 महीने ही हुए मुझे पर चलाए हुए, पर लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा ये है कि मुझे इलेक्ट्रिक की बारिश या किसी वाटर लॉगिंग के केस में, जहाँ जैसे किसी पानी फुल भर गया तब मुझे थोड़ा सा डाउट रहता है कि उसमें गाड़ी का क्या परफॉर्मेंस रहेगी उसी टाइम, अगर वो शॉर्ट सर्किट, या वैसे तो सब कुछ है इसका, IP67 रेटेड दिया हुआ है मोटर को भी और बैटरी को भी, सभी चीजों को, पर फिर भी मुझे एक डाउट सा रहता है कि यार पानी, और गलती से किसी ने एक इसमें टाटा रिकमेंड करता है कि आप उसको वॉश ना कीजिए पानी से। अच्छा, मतलब ओपन करके या ऊपर से तो वॉश करा सकते हैं? ऊपर से भी नहीं रिकमेंड करते, आप सूखे कपड़े से या गीले कपड़े से पोंछने को कहते हैं। ओके। पर धोना अलाउड नहीं है, मतलब रिकमेंडेड नहीं है, और खोल के तो बिल्कुल नहीं है। तो गलती से किसी ने कुछ कर दिया तो हमारी तो वारंटी वर्ड हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। और एक दूसरी डिसएडवांटेज जो मुझे लगी कि ना, इनका गारंटी पैक होता है कोई, वो हर 3 साल में लेना पड़ता है। ओके। इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट एक्सटेंडेड वारंटी कुछ लेनी नहीं पड़ती है, एक्सटेंडेड हर 3 साल पे आप। हाँ। तो उसमें कितने पैसे चार्ज करती है उसमें एज ऑफ नाउ अभी तो इसके लिए तो 30,000 रुपए ले रहे हैं। अच्छा। पर वो रेट वेरिएबल्स हैं, तो वो एक तरह से देखा जाए तो 10,000 रुपए या 15,000 रुपए एनुअल आपका खर्चा है, जो आपने काउंट नहीं किया है, वो आपको काउंट करना चाहिए। तो वो उसमें क्या एक्सटेंडेड वारंटी, पूरी गाड़ी की विद बैटरी पैक? हाँ, पूरा इलेक्ट्रिक का ही है, वो होता है ये इलेक्ट्रिक का, गाड़ी का नहीं, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स का सारा। तो इसके कहते हैं इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट महंगे हैं, अगर आप कभी खराब हो जाते हैं तो अगर वारंटी में है तो अच्छा आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये तो जो इंश्योरेंस हो गया उससे भी अलग हो गया पैसा? अलग है। तो इंश्योरेंस कंपनी का क्या रोल रहा है इसमें, क्योंकि इंश्योरेंस तो 0 डेप आता है इसमें नई गाड़ियों में। हाँ। तो अगर कोई कंपोनेंट खराब होता है तो इंश्योरेंस कंपनी को तो शायद वो उसमें कवर करना चाहिए अपनी पॉलिसी में। इंश्योरेंस में इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रिक वाले केस में अलग क्लॉजेस हैं,
वो मुझे थोड़ा और डिटेल में देखने पड़ेंगे, पर ये है कि वो अलग है, मतलब वो कवर्ड नहीं है। या उनमें भी आप जाके एडिशनल पैकेजेस ले सकते हैं। मेरे वाले में तो आपको फिर 30,000 रुपए 3 साल के लिए एक्सपेंड करने पड़ रहे हैं। चलिए, बहुत चीजें क्लियर हुई होंगी आप लोगों की भी, मेरी भी बहुत सारी चीजें क्लियर हुई, और आई होप आपने भी एंजॉय किया होगा, आपको भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस रिव्यू के माध्यम से। तो दोस्तों, ये रिव्यू हम यहीं रोकते हैं, क्योंकि लगभग सारे जो सवाल थे आपके और सवाल मेरे थे, वो सभी इसमें हमने कवर कर लिए हैं। तो जल्दी ही हम अगले वीडियो में मिलेंगे किसी नई गाड़ी के साथ, चाहे वो सीएनजी कार हो, चाहे वो ईवी हो, बट मैं आप तक एक रियल रिव्यू के माध्यम से एक अच्छी और सटीक जानकारी पहुंचाता रहूंगा। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद गिरीश जी। थैंक यू हमारे चैनल पर आने के लिए। आप इतने अच्छे तरीके से आपने सभी चीज़ों के जवाब दिए, आपने अपना टाइम निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।